नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्ण सिंह सिसोदिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जहांगीर मैथ्स एंड साइंस क्लब में। आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है दोस्तों, तो जो सभी सजीव होते हैं दोस्तों, जैसे हम आप सब पादप वगैरह सब सजीव हैं, जो सजीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो भोजन होता है, हम दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जंतु होते हैं वो दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, हम पादप पर निर्भर रहते हैं। ऐसे करके हम या किसी जंतु या किसी पादप से भोजन प्राप्त करते हैं। जो दूसरे जंतु भी होते हैं वो भी किसी जंतु या पादप से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम मांस, मछली, अंडे खाते हैं तो जंतुओं से, गेहूं, चावल वगैरह जो भी खाते हैं वो पादपों से प्राप्त होता है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, वो अपना भोजन किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो भोजन स्वयं बनाते हैं वो जो जल नीचे जल होता है, जल को संचित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जो सूर्य से सूर्य का प्रकाश आता है उसको भी पत्तियां संचित करती हैं। तो जो क्लोरोफिल की उपस्थिति तथा जो जमीन से संचित करके पत्तियों तक पहुंचाती हैं, वो सभी मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रक्रिया कैसे होती है, भोजन किस प्रकार बनाया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। किसकी उपस्थिति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आइए पढ़ते हैं हम। सबसे पहले मोनेरा जगत दोस्तों, जो आर.एच. व्हिटेकर थे, एक आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीव जगत को 5 जगत प्रणाली में अलग अलग किया। सबसे पहली होती है मोनेरा, दूसरी प्रोटिस्टा, तीसरी दोस्तों कवक, और चौथी होती है पादप, पांचवी जंतु। जो आर.एच. व्हिटेकर थे दोस्तों, उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु 5 प्रकार में विभाजित किया जीव जगत को। तो इनमें हम देखेंगे दोस्तों कि किनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और किनमें नहीं होती। सबसे पहले दोस्तों जंतु में देखते हैं। तो जंतु दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे हम होते हैं, हम या कोई भी जंतु वगैरह जो भी होते हैं, शेर, चीते, लोमड़ी वगैरह जो भी, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, किसी पादप या किसी जंतु पर निर्भर रहते हैं। तो जंतु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते। जो भोजन स्वयं बनाते हैं वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो ये जंतु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, इसलिए ये भोजन अपना खुद नहीं बनाते और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं करते। जो पादप होते हैं दोस्तों, इसमें पादप सभी आ गए। सभी पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। जो कवक होते हैं दोस्तों, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो भी दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जो प्रोटिस्टा होते हैं दोस्तों, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो दोस्तों हम जंतु की बात कर चुके हैं, पादप की बात कर चुके हैं, कवक भी और प्रोटिस्टा 4 की बात कर चुके हैं। मोनेरा जगत की बात करेंगे। इसमें जो दोस्तों नील हरित शैवाल होते हैं, जो नील हरित शैवाल, वो दोस्तों अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं। और कुछ जीवाणु होते हैं दोस्तों, कुछ जीवाणु भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मोनेरा जगत में नील हरित शैवाल, जो सभी नील हरित शैवाल होते हैं, तथा कुछ जीवाणु होते हैं। कुछ जीवाणु नहीं बना पाते, लेकिन कुछ जीवाणु होते हैं जो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो पादप है दोस्तों, उसमें पादप में सभी पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं। लेकिन एक अपवाद है दोस्तों, वो अपवाद है अमरबेल। अमरबेल, जिसको इंग्लिश में दोस्तों कसकटा कहा जाता है। कसकटा, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती। ये बेल होती है दोस्तों, दूसरे पादप पर होती है, उसी जिस पादप पर होती है उसी से अपना भोजन बनाती है। इसलिए पादप जगत में केवल यही अपना अपवाद है अमरबेल दोस्तों, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती। तो दोस्तों हमें पंच जगत प्रणाली में किस किस को प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है और किसको नहीं है, कौन अपना भोजन स्वयं बनाता है और कौन नहीं। पादप जगत में एक अपवाद था दोस्तों, वो भी हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों हम एक इक्वेशन है प्रकाश संश्लेषण, पहले डेफिनेशन से समझेंगे, उसके बाद इक्वेशन से समझेंगे। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन और डेफिनेशन के बारे में। तो दोस्तों हम अब डेफिनेशन के बारे में डेफिनेशन से समझेंगे। और डेफिनेशन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन होती है
पादप में जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश जल तथा जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, और जो जल होता है वो दोस्तों जमीन से जड़ें पत्तियों तक पहुंचाती हैं। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पत्तियां अपने अंदर इकट्ठा करती हैं। जल तथा क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है तथा जो खनिज पदार्थ होते हैं जो जड़ें जमीन से पत्तियों तक पहुंचाती हैं, उन चार चीजों की उपस्थिति में अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं पादप, उसी जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो इक्वेशन होती है प्रकाश संश्लेषण उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं दोस्तों, 6CO2 प्लस 12H2O। ये दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश को दोस्तों वैज्ञानिक भाषा में ऐसे लिखा जाता है, कहीं भी जो अभिक्रिया होती है उसमें प्रकाश को ऐसे लिखा जाता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में दोस्तों C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये इक्वेशन है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की। तो दोस्तों इसको प्रकाश, जो ये सूर्य का प्रकाश होता है उसको H न्यू के ऐसे लिखते हैं दोस्तों। जो ये क्लोरोफिल होता है दोस्तों, ये पत्तियों में पाया जाता है। इसके कारण ही पत्तियों में हरा रंग होता है, जो भोजन में सम्मिलित होता है। भोजन बनाने में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है दोस्तों। जो ये 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6, 6O2 प्लस 6H2O है दोस्तों। तो जो ये H2O इधर किसी भी अभिक्रिया में दोस्तों हम जब H2O डालते हैं, तो जब जल डालते हैं तो इधर जल नहीं निकलता है। जब जल निकालना ही है तो जल इधर अभिक्रिया में डालते नहीं है। तो यहाँ जो ये जल दिख रहा है आपको, ये जो जल होता है ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकला। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकला, तो इसको वाष्पोत्सर्जन हानि कहते हैं दोस्तों। जो ये 6H2O 6 अणु है जल के, जो वाष्पोत्सर्जन हानि के रूप में निकले। जब सूर्य का प्रकाश अधिक हो जाता है तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन हानि होती है, जो जल के रूप में बाहर निकलती है। अब दोस्तों ये 6O2 6 अणु है ऑक्सीजन के, ये दोस्तों इस 12H2O से 6O2 अणु निकले दोस्तों। जो ये अणु निकले इसको ऑक्सीकरण हुआ दोस्तों। यहाँ ऑक्सीकरण निकला तो ऑक्सीजन निकला तो ऑक्सीकरण हुआ, इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। आगे पढ़ेंगे दोस्तों ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। तो दोस्तों ये 6CO2 है दोस्तों, इससे ये 6 कार्बन शर्करा बनी, 6 कार्बन शर्करा। 6CO2 से बनी 6 कार्बन, इसको तो ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज कहा जाता है दोस्तों। ये ग्लूकोज से ही अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं, ग्लूकोज से ही भोजन करते हैं पादप दोस्तों। तो C6H12O6 ये दोस्तों होता है जो ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो ये ग्लूकोज से भोजन प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो जहां भी इससे 6 कार्बन इकट्ठे होते हैं, 6 कार्बन शर्करा बनी दोस्तों, इससे C6 ये 6 कार्बन की शर्करा बनी। तो जहां भी 6 कार्बन एकत्रित होते हैं तो वहां दोस्तों जैव संश्लेषण होता है। उसको जहां भी 6 कार्बन बनते हैं वहां उसको जैव संश्लेषण कहते हैं दोस्तों। तो पहली बात हो गई दोस्तों, ये H2O वाष्पोत्सर्जन हानि हुई, यहाँ निकला। फिर ये यहाँ से 6O2 निकला, ऑक्सीकरण हुआ तथा ये 6 कार्बन शर्करा बनी, तो ये अपचयन हुआ। ये अपचयन तथा ऑक्सीकरण तथा अपचयन के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे बाद में। तो जो ये ऑक्सीकरण और अपचयन बना दोस्तों, तो इसको जहां किसी भी अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया है जो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जो जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का अच्छा उदाहरण है। कहीं भी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण आए तो ये लिख लेना प्रकाश संश्लेषण का। तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हुए हैं। तो दोस्तों ये रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन होता है दोस्तों। तो इसके बारे में, ये ऑक्सीकरण होता है तो इसमें ऑक्सीजन निकलता है दोस्तों, और इसमें ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन होता है वो जुड़ता है दोस्तों। तो इसमें ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में दोस्तों हम बाद में पढ़ेंगे। आगे देखिए दोस्तों, जहां ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
तो दोस्तों रेडोक्स अभिक्रिया में के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब जो एंडरगोनिक प्रक्रिया, इस अभिक्रिया को एंडरगोनिक प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सूर्य के प्रकाश से हुई दोस्तों, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुई, इसलिए इसमें ऊर्जा प्रयुक्त हुई, सौर ऊर्जा प्रयुक्त हुई। तो सौर ऊर्जा किसी भी अभिक्रिया में ऊर्जा प्रयुक्त होती है तो उसको दोस्तों एंडरगोनिक प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें सौर ऊर्जा प्रयुक्त हुई, इसलिए इसको एंडरगोनिक प्रक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों उपचय अभिक्रिया, उपचय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जैव संश्लेषण हुआ है। जो किसी भी 6 कार्बन इकट्ठे होते हैं उसको दोस्तों जैव संश्लेषण कहते हैं। जिस भी प्रक्रिया में जैव संश्लेषण होता है दोस्तों तो उसको उपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको उपचय अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में जैव संश्लेषण हुआ, इसलिए इसको उपचय अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में, पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। पहला होता है लाइट रिएक्शन, जिसको प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, हिंदी में इसको प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। तथा दूसरा पार्ट होता है डार्क रिएक्शन, जिसको अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो लाइट रिएक्शन होती है दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तथा जो ये पत्तियों में होती है, पत्तियों में जो पत्तियों का जो भाग होता है ग्रेना, पत्तियों का एक भाग होता है ग्रेना, उसमें लाइट रिएक्शन होती है। तथा जो डार्क रिएक्शन होती है दोस्तों वो होती है स्ट्रोमा भाग में होती है। ये ग्रेना में होती है, वो स्ट्रोमा में होती है। दोनों अलग अलग होती पत्तियों में ही है, लेकिन पत्तियों के अलग अलग भाग में होती है। और ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। तो दोस्तों जो लाइट रिएक्शन है इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। जो 3 पद होते हैं इसके, जो पहला पद होता है दोस्तों, उस पहले पद के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका पहला पद होता है दोस्तों जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, जो पत्तियों को हरा रखता है, वो क्लोरोफिल होता है दोस्तों। जो सूर्य का प्रकाश होता है, धूप होती है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, तथा अवशोषित करके इकट्ठा करके फिर उसको उत्तेजन करता है, कार्य करने के लिए आगे उत्तेजित करता है। तो दोस्तों पहला पद लिखेंगे हम, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर उसका उत्तेजन करना। पहले पद में दोस्तों यही होता है, जो क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके, जो सूर्य का प्रकाश होता है तो उसको इकट्ठा करके उसको उत्तेजन करता है अपने कार्य करने के लिए। अब दोस्तों दूसरे पद के बारे में पढ़ेंगे। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं दोस्तों उनमें ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया है उसके पद के बारे में ज्यादा प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो दूसरा पद पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्लोरोफिल अणु में, जो क्लोरोफिल अणु होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसको उत्तेजित कर देते हैं। पहले पद का काम हो गया। अब आता है दूसरे पद का काम। दूसरे पद में क्या होता है, जो दोस्तों ये सूर्य का प्रकाश इकट्ठा हो गया, अब अपना कार्य करेगा। जो पत्तियों के अंदर जल अवशोषित हो रखा है, जड़ों ने भेजा है, वो जल पत्तियों में रहता है। तो जो सूर्य का प्रकाश आता है वो प्रकाश उस जल को अपघटित कर देता है। तो दूसरा पद होता है दोस्तों प्रकाश पत्तियों में जो H2O होता है का जलीय अपघटन करता है। जो दोस्तों जल को तोड़ता है उसको जलीय अपघटन कहते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश आएगा दोस्तों वो जल को अपघटित कर देगा, उसको जलीय अपघटन कहते हैं। तो प्रकाश H2O का जलीय अपघटन करेगा। जो जलीय अपघटन करेगा उसमें एक तो ऑक्सीजन मुक्त होंगे, जलीय अपघटन में ऑक्सीजन मुक्त हो जाएंगे, तथा दूसरा दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होंगे।
इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होंगे। जो पादपों में दोस्तों H2O होता है वो ऑक्सीजन भी मुक्त करता है तथा इलेक्ट्रॉन भी मुक्त करता है, इसलिए दोस्तों इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सार्वत्रिक दाता H2O का कहा जाता है पादपों में दोस्तों। तो दोस्तों हम पहला पद पढ़ चुके हैं। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल अणु होते हैं सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करके अवशोषित करके उसको उत्तेजन करते हैं कार्य करने के लिए। फिर दोस्तों जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश होता है वह जो पत्तों में जल होता है, जड़ों द्वारा संचित जल होता है, उसका जलीय अपघटन करते हैं। जलीय अपघटन के बाद दोस्तों उसमें जल से ऑक्सीजन मुक्त होती है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। जो दोस्तों इसलिए इसको पादपों में H2O को ये यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी मुक्त होता है तथा इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होते हैं। अब दोस्तों हम तीसरे पद के बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरा पद है दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरे पद में दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो H2O जलीय अपघटन के द्वारा जल से इलेक्ट्रॉन निकले दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है दोस्तों। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका परिवहन होता है, इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है, तो उससे दोस्तों एटीपी का निर्माण होता है। एक तो एटीपी का निर्माण होता है, उसके साथ एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉन के परिवहन होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण को चाहे परिवहन को, तो उससे एटीपी का निर्माण होता है। जो ये एटीपी है यही आगे जाके ग्लूकोज में परिवर्तित होती है, इसी को ग्लूकोज कहते हैं। जो ग्लूकोज के साथ NADPH2 अणु होते हैं H के, तो ये बनता है। जो पहला पद पढ़ा हमने दोस्तों, जो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर उसको उत्तेजन करता है कार्य के लिए। दूसरा पद होता है दोस्तों प्रकाश का जलीय अपघटन, जिससे ऑक्सीजन तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए। तीसरा जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, जिससे एटीपी तथा NADPH2 का निर्माण हुआ। तो दोस्तों प्रकाशीय अभिक्रिया के हम तीनों पद पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है दोस्तों जो रात में नहीं होती तो इसी टाइम दिन में ही होती है, लेकिन इनमें सूर्य का प्रकाश काम नहीं आता। इनमें जो ये एटीपी और NADH होते हैं, तीसरे पद में जो ये निकले उत्पाद निकले इसमें ये काम आएंगे। तो इसमें पहली बात होती है दोस्तों जो प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद इसमें दोस्तों जो प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद हैं उन पर निर्भर करती है। अगर जो प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद नहीं होंगे तो ये बनना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है। दूसरी बात दोस्तों जो CO2 होता है, CO2 एटीपी तथा NADPH2 CO2 इनकी उपस्थिति, एटीपी तथा NADH2 की उपस्थिति में 6 कार्बन शर्करा का निर्माण करता है। 6 कार्बन शर्करा का निर्माण करता है। जो दोस्तों प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर पर होती है। जो प्रकाशीय अभिक्रिया होता है वो जो प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश वो 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है। उसमें होता है जब 400 से 700 नैनोमीटर तक पर प्रकाश होता है तब जो प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण बनती है उसको इंग्लिश में PAR कहा जाता है। तो दोस्तों जब किसी भी पादप को अगर प्रकाश देना बंद कर दे तो डार्क रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताऊंगा मैं दोस्तों। तो जब किसी भी पादप को प्रकाश देना बंद कर दे तो उस पर डार्क रिएक्शन पे प्रभाव देखेंगे दोस्तों। डार्क रिएक्शन पर प्रभाव अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखेंगे दोस्तों। तो जो डार्क रिएक्शन होती है दोस्तों अप्रकाशीय अभिक्रिया, वो प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करते हैं। जब उसको प्रकाश देना बंद कर देते हैं तो दोस्तों प्रकाशीय अभिक्रिया नहीं होगी। तो प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद हैं जो दोस्तों धीरे धीरे खत्म होते हैं। जो प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद धीरे धीरे खत्म होंगे तो अप्रकाशीय अभिक्रिया थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद में रुक जाएगी। जैसे ही प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद खत्म हुए अप्रकाशीय अभिक्रिया खत्म हो जाएगी। दोस्तों आज हमने
ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, उसको वैज्ञानिक तरीके से विज्ञान में कैसे पढ़ते हैं, उसको इक्वेशन डेफिनेशन सभी तरह से समझा। उसके 2 पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट के बारे में पढ़ा। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।